नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 के मायने हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टीवी शो, आपका पसंदीदा डिबेट शो दो टूक प्रसारित हो रहा है। और हमारा वक्त बदला है, बार बार याद दिलाता हूं, हमारा वक्त बदला है, लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले हैं। उन्हीं तेवरों के साथ हम हर सच आप तक पहुंचाते हैं और हर झूठ पर लगातार प्रहार करते हैं। आज बात बिहार से बंगाल तक की होगी, इसलिए क्योंकि बिहार में तो एक तरफ हम देख रहे हैं वहां रैलियों का रेला है, वहां चुनाव है, मतदान है। 6 नवंबर, बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। और वहां जब मतदान है तो इस मतदान के पहले जो है रैलियों का रेला है। आज अमित शाह भी बिहार में थे, योगी आदित्यनाथ बिहार में थे, और आज तो करीब करीब 58 दिन बाद राहुल गांधी भी बिहार पहुंच गए। तो अब कह सकते हैं कि बिहार में रैलियों का रेला है और हर पार्टी ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सब बड़े से बड़े नेताओं को बिहार के चुनाव में झोंक दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस बिहार में चुनाव प्रचार से पहले जो माहौल बना रहे थे, वोट चोरी का, एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से एक नैरेटिव बनाया गया था कि भाई एसआईआर जो है वो वोट चोरी के लिए किया जा रहा है, आज जब चुनाव प्रचार अपने जोर पर है तो ये मुद्दा आज कहीं नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी ने आज 2 सभाएं की, उन 2 सभाओं में 2 मिनट भी उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर नहीं दिया, 2 मिनट भी नहीं दिया। बाकी सब पे बोले, छठ पे बोले, नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी, रील पे बोले, डांस पर बोले, हर चीज पर बोले, लेकिन उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट था आज उस पर 2 मिनट भी राहुल गांधी नहीं बोले। तो अब क्या है, अब हो क्या रहा है कि एसआईआर का जो पूरा फोकस था ना, जो पहले बिहार में नैरेटिव बनाया गया था, अब वो बंगाल में बनाया जा रहा है। बंगाल में और भी राज्यों में होगा, जाहिर सी बात है। तमिलनाडु में, केरल में भी बनाने की कोशिश की जा रही है। जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, जहां जहां इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस जो है उसकी सरकारें हैं, वहां वहां पर एसआईआर के खिलाफ जो है एक नैरेटिव बनाने की कोशिश चल रही है। क्यों? आखिर जो शुद्ध मतदाता सूची है उससे आपको परेशानी क्या है, ये समझने की जरूरत है। और बंगाल में तो ये जो विरोध है इस हद तक चला गया कि वहां पर धमकियां दी जा रही हैं, टांग तोड़ने, जिंदा जलाने, जैसे बॉलीवुड की कोई फिल्म चल रही हो। आखिर एसआईआर को लेकर इतना ज्यादा जो है ये नफरत क्यों है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और बिहार में राहुल गांधी तो आए, लेकिन वोट चोरी क्यों नहीं आया, इस पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आज का मेरा शीर्षक दो टूक का, आज का मेरा टाइटल जो आपके सामने, आज दो टूक में जो मेरा टाइटल है जिस पर चर्चा करेंगे, बंगाल से बिहार एसआईआर पर फिर टकरार। बंगाल से बिहार एसआईआर पर फिर टकरार, क्योंकि राहुल गांधी ने, कह रहा हूं, वोट चोरी का मुद्दा उठाया तो, लेकिन 2 मिनट भी नहीं बोले इस मुद्दे पर। आखिर उनके पास इस पर बोलने के लिए क्या सब कुछ खत्म हो गया? इन सब पे चर्चा करेंगे। पहले खबरधार में समझिए, इस पूरे मसले को समझिए। खबरधार में क्या है, इस पूरे मसले को विस्तार से समझाता हूं, इस खबर को आपको विस्तार से समझाता हूं। खबरधार में देखिए, इस खबर के विस्तार को समझिए, इस खबर की धार को समझिए। अब तक पटना से दिल्ली तक विशेष गहन पुनरीक्षण। एसआईआर पर खासी राजनीति हो चुकी है। पटना से दिल्ली तक अब तक होती थी। पटना में विधानसभा में हमने देखा और दिल्ली में संसद में देखा। एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट गया और कोर्ट ने कहा एसआईआर करवाना चुनाव आयोग का अधिकार है। संविधान के 324 जो धारा, उसका भी हवाला दिया गया कि भाई चुनाव आयोग धारा 324 के तहत ये करवा रहा है, जिस संविधान की कॉपी लेकर आप घूमते हो। अब चुनाव आयोग ने 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराने की तैयारी कर लिया। चुनाव आयोग ने कहा 12 और राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां भी एसआईआर होगा। आयोग के ऐलान के बाद एसआईआर के विरोध का केंद्र अब पश्चिम बंगाल बन गया है। अब केंद्र जो है पश्चिम बंगाल बन गया है एसआईआर के विरोध का। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के ऐलान से पहले ही एसआईआर के विरोध में धमकियां दे दी थी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन शब्दों को लेना भी थोड़ा सा आपत्तिजनक है, जिन शब्दों का मुख्यमंत्री ने अपने सचिवालय से इस्तेमाल किया। अब अभिषेक बनर्जी सहित कई टीएमसी नेता खुलकर टांगे तोड़ने और जला देने जैसी धमकियां दे रहे हैं एसआईआर को लेकर। क्यों भाई, इन धमकियों का क्या मतलब है? आरोप है कि सीमावर्ती पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं और ये ममता के वोटर हैं। ये आरोप लगते रहे हैं कि ये ममता के वोटर हैं और इसीलिए जो है ये घुसपैठियों को बचाने के लिए, आज घुसपैठियों का मुद्दा बिहार में गृह मंत्री अमित शाह ने भी उठाया।
उधर 58 दिन के ब्रेक के बाद राहुल गांधी आज बिहार में नजर आए। 58 दिन का ब्रेक था, वो पहले विदेश भी गए, फिर उसके बाद देश के कई हिस्सों में घूमते रहे। बिहार नहीं गए, ना घोषणा पत्र जारी करने, ना तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करने के लिए कहीं नहीं गए। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार से वोट चोरी का मुद्दा गायब हो गया था। 58 दिन का राहुल गांधी का ब्रेक था और राहुल गांधी जब बिहार से गए उसके बाद तेजस्वी यादव आरजेडी ने अपने मुद्दे दूसरे चुन लिए, वोट चोरी मुद्दा ही नहीं रहा। अब राहुल गांधी लौटे हैं तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी कोशिश तो की है, लेकिन हुआ क्या? राहुल गांधी आज चुनावी सभाओं में कथित वोट चोरी के मुद्दे पर 2 मिनट भी नहीं बोले। 2 मिनट भी उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे को नहीं दिया। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। तो क्या वोट चोरी का मुद्दा फुस हो गया है? और सवाल तो यह भी उठता है कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम गुम हो गया है। ये वही हाइड्रोजन बम है जिसका ऐलान राहुल गांधी ने सितंबर में किया था। 1 महीने हो गए, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम कहाँ है कोई नहीं जानता। राहुल ने भाषण में अंबानी की शादी और डांस जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने अंबानी के बेटे की शादी और डांस जैसे मुद्दे उठाए, लेकिन ये मुद्दे उठाते ही निशाने पर तेजस्वी यादव आ गए। अब आप सोचिए कैसे, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है इसको लेकर वो भी आपको बताऊंगा, तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि राहुल गांधी ने जब अंबानी के बेटे की शादी का मुद्दा उठाया और साथ साथ जो है डांस का, रील का मुद्दा उठाया, तो निशाने पर तेजस्वी यादव आ गए। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जरा जो बयान चल रहे हैं, जो बहादुरों के बयान हैं, नेताओं के बयान हैं, उन बयानों को सुन लीजिए। उसके बाद आज की डिबेट चर्चा को शुरू करेंगे। जो कर रहा है बीजेपी और आपका इलेक्शन कमीशन, इसका जो गठबंधन बन रहा है, इसका सीए, इसका खिलाफ हम लोग करेंगे। दरकार होने से उनका पांव तोड़ दिया जाए। কিন্তু তারা যদি এসব করতে যান তারা কিন্তু দাঙ্গা থেকে শুরু করে আরো অনেক কেস আছে, সবকিছু কিন্তু বেরিয়ে পড়বে। मित्रों, जुबान पर संविधान रखने वाले मन में वोट बैंक की दुकान इस कदर चला रहे हैं कि अब केवल बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के साथ ही नहीं, केवल रोहिंग्याओं के साथ ही नहीं, बल्कि ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से भारत के टुकड़े टुकड़े एजेंडे में उतर आई है, इसका प्रमाण सामने आया। महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, हरियाणा में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, और ये बिहार में पूरी कोशिश करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में बिहार की आवाज की सरकार ना बने। ये लगे हुए हैं, एसआईआर का यही मतलब है। भाइयों बहनों, 1 आध महीने पहले राहुल बाबा आए थे यहां, अब 1 महीने बाद आज फिर से आए। पहले आए थे तो घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी। मैं आज बेगूसराय वालों को पूछने आया हूं, भगवान परशुराम के अनुयायियों को पूछने आया हूं, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए क्या? ये लालू और राहुल दोनों बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक बने। तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? वो तो करना ही था, तो पहले से लोगों ने बोला था करेंगे। ये कांग्रेस को आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है, ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। तो चलिए, तमाम मैंने आपको नेताओं के बयान सुनवाए। जैसा मैंने कहा, रैलियों का रैला है, माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। इन्हीं सब पे आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ
चार मेहमान आज की डिबेट में जो हैं वो जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ स्क्रीन पे दिखाइए मेरे सभी मेहमानों को। राधिका खेड़ा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राधिका खेड़ा जी। पवन पटेल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पवन पटेल जी कांग्रेस के नेता हैं। अनिंद सिन्हा रॉय जुड़े हैं, टीएमसी से जुड़े हुए हैं, टीएमसी के समर्थक हैं। मेरे साथ स्टूडियो में सूर्य मैथिल जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत मैं राधिका खेड़ा और पवन पटेल, आप दोनों को 1.5 मिनट दूंगा अपनी बात रखने के लिए, और आप अपनी बात रखें और उसके बाद इस डिबेट को मैं ओपन करूंगा। शुरुआत पवन पटेल मैं आपसे कर रहा हूं। पवन पटेल जी, आज राहुल गांधी 58 दिनों के ब्रेक के बाद पहुंचे थे और कम से कम 58 मिनट तो बोले होते एसआईआर और वोट चोरी पर। आज 58 मिनट क्या 2 मिनट भी उन्होंने इस पर फोकस, मैंने ढूंढ ढांड के उनकी बाइट निकाल ली, लेकिन कांग्रेस ने भी उनकी वो बाइट जो है नहीं आगे बढ़ाई है और भी किसी ने नहीं आगे बढ़ाया। लेकिन मुझे लगा कि राहुल गांधी जी ने इतने शिद्दत से वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी तो इस मुद्दे को जीवित रखना चाहिए, पर राहुल गांधी जी तैयार नहीं लग रहे, कांग्रेस तैयार नहीं लग रही, पूरा विपक्ष तैयार नहीं लग रहा। क्यों? जितना जीवित राहुल गांधी जी ने मुद्दे को रखा उतना तो कोई मुद्दे थोड़ा साउंड दीजिए। एक मिनट रुकिए, पवन पटेल जी रुकिए भाई, थोड़ा साउंड दीजिए पवन पटेल जी का और इनके 1.5 मिनट फिर से शुरू कीजिए, बोलिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने जितना इस मुद्दे को जीवित रखा है वो हर व्यक्ति जानता है कि कितना अच्छी तरह से जीवित रखा है। अगर किसी रैली में उसका टाइमिंग पे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कि 5 मिनट बोला कि 7 मिनट बोला कि 2 मिनट बोला, ये मुझे लगता है कि ये पैरामीटर नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी उस हिसाब से पैरामीटर करेंगे तो इतनी बड़ी वोट अधिकार यात्रा निकाल दी है, 24 घंटे वहीं पर रहे, अगर वो पूरा निकालेंगे कैलकुलेशन मिनट के हिसाब से तो राहुल गांधी नंबर 1 में आएंगे। अब वैसे हिसाब से देखा जाए तो अमित शाह जी और मोदी जी का भी जो था मंगलसूत्र का था, भैंस चोरी का था, वो तो आज कहीं भाषण में सुनने को नहीं मिला। आज कहीं बिहार के डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे। तो ये मुद्दे जो रहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के सब के, राहुल गांधी एक मुद्दा लेकर के चल रहा संविधान को बचाने के लिए और आम जनता को जो वोट चोरी से जो चोरी पकड़ी गई है उसके लिए। अब वो वोट चोरी जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है अच्छी तरह से कि चुनाव आयोग किस तरह से वोट चोरी कराते पकड़ा गया है। अब चुनाव आयोग को जवाब देते नहीं बना, हर व्यक्ति आज अपने मन में तर्क लगा रहा है कि राहुल गांधी को शपथ पत्र देने के लिए बोलेंगे लेकिन अनुराग ठाकुर को नहीं बोलेंगे। तो ये दोहरा मापदंड जो भारतीय जनता पार्टी का है और चुनाव आयोग का है। 3 मुख्य चुनाव आयुक्त जो उस पद से रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने उस पद पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं, उन्होंने भी गणेश कुमार जी के रवैये को गलत ठहराया। उन्होंने भी कहा कि गणेश कुमार जी का रवैया गलत था। अगर राहुल नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो उनकी बात को सुनना चाहिए और कहना चाहिए कि हम इसकी जांच कराएंगे, उसके जो भी मुद्दे आएंगे सामने आएंगे। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते इस तरह के मुद्दे कैसे कर सकता है? अभी आप जो बिहार के दिखा रहे थे कि पैर तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, तो इनके तो प्रवक्ता टीवी में बैठ करके बोलते हैं राहुल गांधी को गोली मार दो। ये कोई पैरामीटर्स नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की चोरी आज अच्छी तरह से पकड़ी गई है और एसआईआर जो हो रहा है, एसआईआर होना चाहिए वोटर लिस्ट के लिए। एसआईआर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एसआईआर से हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एसआईआर होना चाहिए। हमारा निवेदन इतना है, एसआईआर से जो ओके पवन पटेल जी, आपके 1.5 मिनट से भी ऊपर हो गए इसलिए आपको रोक रहा हूं। राधिका खेड़ा जी रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर आपके जो आपने बिंदु उठाया उन पर एक एक करके हम चर्चा भी करेंगे। राधिका खेड़ा जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है राधिका जी। जी सभी को नमस्कार और गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बिल्कुल सही कहा, 58 मिनट राहुल गांधी बोले और एक बार भी एसआईआर की चर्चा नहीं करी। अब कैसे करेंगे जी? राहुल गांधी की जबान हर बार लड़खड़ाती है जब कोई चीज सही हो रही होती है देश में, तो उसके बारे में चर्चा करने में राहुल गांधी की जबान कपकपा जाती है। झूठ बोलना होता है तो सबसे आगे तेज तरारी से वो बोलते हैं और वो हम हमेशा देख चुके हैं। उनकी शूट एंड स्कूट की राजनीति है। कोई नारा देंगे, उनके लोग उसको कहेंगे वाह जी वाह, राहुल जी ने बहुत बढ़िया काम किया। उसके बाद राहुल जी विदेश जाएंगे, वहां पे सौरस चाचा उनको एक नया एजेंडा देंगे, वो उसकी तैयारी करेंगे और पुराना वाला भूल जाएंगे। लेकिन आज जो हमने बिहार में देखा कि इतने दिनों बाद जो शहजादे बाहर से घूम फिर के आए और उनको समय मिला बिहार के लिए, उन्होंने आते ही लठ बंधन में लठ चलानी शुरू कर दी और लठ भिगो भिगो के अपनी ही साथी के गठबंधन वालों पे मारी। एक आज उनका डायलॉग था अशोक जी, वो बोले कि देखिए मोदी जी तो चले गए अडानी साहब की शादी पे, अंबानी जी की शादी पे, मैं नहीं गया, क्योंकि क्या क्या शब्द बोले। अब ये भूल गए कि उस मंच पे जो पूरा परिवार बैठा हुआ था, जो उनका पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा है, वो सब परिवार से फुल अटेंडेंस में थे उस बयान में। देखिए लट चला दिया, फिर बोले कि मोदी जी नाचते हैं, आप कहेंगे कि नाचो तो वो नाचेंगे वोट के लिए। रील कौन बना रहा है नाचते हुए? इनका मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव। कभी सड़क पे रील बनाने लगते हैं, कभी किसी प्रोग्राम में जाते हैं न्यूज चैनल के, उसमें नाचने लग जाते हैं। चलिए मेरे को एक तो बात समझ नहीं आती कि राहुल गांधी इतनी
बड़े परिवार से आते हैं, जहाँ के उनके दादा पर नाना सब फैमिली कहाँ कहाँ, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कहाँ कहाँ पढ़ के आए, खुद सेंट स्टीफेंस के ओके पढ़े हुए, फिर लंदन जाके पढ़े हुए, अमेरिका जाके पढ़े हुए, और ओके इस तरीके की भाषा, ये तरीका है, ये सीखा है, ये संस्कार है गांधी परिवार के, ओके ये सीखा है उन्होंने महात्मा गांधी से कि ओके देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बोले। और लेकिन असली बात तो ये है, क्योंकि उनको भटकना था, एसआईआर पे नहीं आना था। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं। आपने जो बातें कही, वैसे मैंने शुरू में इसलिए मैंने कहा कि दरअसल राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए, ऐसा लग रहा था कि वो अपने मंच पर, जिस मंच पे बैठे थे, पीछे तेजस्वी यादव बैठे थे, ऐसा लग रहा था निशाने उस पर बना रहे हैं। और आपने ठीक कहा, अभी तो तेजस्वी यादव जी जो हैं वो उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, वो जाकर के जो है इन्फ्लुएंसर्स के, यार पवन पटेल जी थोड़ा जानकारी दर्शकों को भी दे दूं, तो इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो है वो खड़े होकर डांस कर रहे थे। और अब तो ये भी हुआ कि मैंने देखा एक इकोसिस्टम की महिला पत्रकार जो है तेजस्वी, अब तो मतलब तेजस्वी यादव जी का डांस इतना लोकप्रिय हो गया कि एक इकोसिस्टम की महिला पत्रकार जाकर वो कहती है तेजस्वी जी से कि आप हमारे साथ डांस करेंगे, हमारे साथ रील बनाएंगे। हाँ? तो मुझे बड़ी विचित्र बात लगी कि मतलब इतना फेमस हो गया उनका डांस, वो महिला पत्रकार कह रही है आप डांस बड़ा अच्छा करते हैं। हाँ, तो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे कूद कूद के क्या क्या आपको बोल रहे होते हैं। नहीं वही कह रहा हूं मैं, लेकिन वो क्योंकि वो इकोसिस्टम की पत्रकार है तो इसीलिए वो डांस भी करवा सकती हैं, वो ये भी कह सकती हैं कि भाई आप बड़ा अच्छा डांस करते हैं। लेकिन देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, सुनिए ना पवन पटेल जी, मैं आऊंगा। देखिए पूरे इंडिया गठबंधन की आपने वाट लगा दी। ये देखिए तस्वीर देखिए, ये कौन है? ये राहुल गांधी नहीं, माफ कीजिएगा, ये तेजस्वी यादव जी पूरे परिवार के साथ। आप इसमें काउंट कीजिए कितने लोग हैं। 1 2 तेजस्वी यादव हैं, उनकी पत्नी है, 1 2 राबड़ी जी हैं, लालू जी हैं। अच्छा, लालू जी इस शादी में जब उनका एंट्री वाला सीन है ना, उसमें वो व्हीलचेयर पे नहीं गए थे, अंबानी के बेटे की शादी में व्हीलचेयर पे नहीं गए थे, खड़े होकर गए थे, बड़े ठसक के साथ, नया कुर्ता पाजामा पहनकर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पूरा कुनबा, दर्जन भर का कुनबा जो है तेजस्वी यादव जी का। अब क्या वो तेजस्वी यादव जी क्या अडानी के, वो अंबानी के हो गए? सुनिए। और दूसरे मैंने कहा ना पूरे गठबंधन की, देखिए कौन है, ये है अपने आपके जो है अखिलेश यादव जो है अंबानी के बेटे की शादी में। अच्छा छोड़िए ना, अब इंडी गठबंधन छोड़िए, कांग्रेस के नेता किस किस को आप गरिया रहे थे भाई? ये आनंद शर्मा है, ये कौन है? सलमान खुर्शीद है, ये कौन है? ये अभिषेक मनु सिंघवी हैं, ठीक है। ये कौन है? ये उसके बाद ममता बनर्जी हैं, ठीक है। ये कौन है? ये सुशील कुमार शिंदे हैं, ठीक है। तो मतलब कोई कांग्रेस का, कोई इंडी गठबंधन का नेता जो है ऐसा नहीं है जो पूड़ी खाने के लिए अंबानी जी के बेटे की शादी में नहीं गया। हाँ, कमलनाथ भी है, पूड़ी खाने सब गए थे अंबानी जी के बेटे की शादी, लेकिन गरियाना सिर्फ मोदी जी को है। और निशाना आपने तेजस्वी यादव जी को बना दिया, क्यों भाई? बोलिए पवन जी। पूरी बनी थी, आपको पता चल गया कि पूरी बनी थी। चलिए, एक अच्छा समझ में आया, कम से कम पूरी, आप जैसे जर्नलिस्ट पूरा पता लगा क्या है पूरी बनी थी, साइज भी बता देते पूरी का साइज क्या था तो और अच्छा था। अब दिक्कत देखिए क्या है यहाँ पे, समस्या इस बात की है कि जब इनकी भाजपा की मंत्री दिल्ली राजधानी की मंत्री, मुख्यमंत्री जब जाएंगी और कहेंगे, मंच से ऐसे लताड़ेंगे कि जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो यहाँ युवाओं को संभालने की बात करते, यहाँ बिहार को संभालने की बात करते, तो मोदी जी को ही फंसा के चली आई। तो भाजपा के अगर होते तो कूद कूद के बात करते। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी, उनके खुद के लोग, अब योगी जी का सुनिए, झूठ बोलने की बात आप राहुल गांधी करते, हमको तो लगता है झूठ बोलने का पैटर्न तो भारतीय जनता पार्टी ने करा रखा है। हम कहते हैं एसआईआर की बात करिए, अंबानी जी की शादी पे डिस्कशन हो गया, हमें लगा कि आज का डिबेट का मुद्दा ही बदल गया है। हम कहते हैं कि एसआईआर जो हुआ था, हम कहते हैं एसआईआर का हम स्वागत उस कंडीशन में डिबेट का मुद्दा, डिबेट का मुद्दा मैंने नहीं बदला, मुद्दा तो राहुल जी ने बदला। मैं फिर से कह रहा हूं, 2 मिनट आप बोलेंगे नहीं, वो तो कांग्रेस को शुक्रगुजार होना चाहिए अशोक श्रीवास्तव 2 टूक का, कि राहुल गांधी का मुद्दा जो है हम लोग उठा रहे हैं कि भाई एसआईआर पे तो बात करो, वो नहीं कर रहे। हम तो हमेशा आपके शुक्रगुजार हैं। देखिए आज जो माहौल बनता जा रहा है एसआईआर में, पहले क्या होता था, जनता चुनती थी सरकार, अब आज ऐसा माहौल बना रहा है कि सरकार चुनेगी वोटर कि कौन वोट देगा कौन नहीं देगा। जिस तरह एसआईआर अगर बिहार में हुआ था, उसी तरह जिस तरह जो वोटर लिस्ट, पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अपलोड की जाती, फिर चोरी जब पकड़ी जाती उसको 2-3 दिन बाद हटा दिया जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट लताड़ता है तब जाके पहले चुनाव आयोग बोलता है कि 65 लाख वोटर जिनको हम काटेंगे हम सूची जारी नहीं करेंगे।
तो जो ये रहता है ना, अगर इस तरह का पवन पटेल जी एक मिनट, पवन पटेल जी एक मिनट रोक रहा हूँ, पवन पटेल जी एक मिनट रोक रहा हूँ, पवन पटेल जी एक मिनट रोक रहा हूँ, एक मिनट रोक रहा हूँ, सुनिए, मैं रोकना नहीं चाहता था, मैं चाहता था आप अपनी बात पे, एक तो राधिका जी रिस्पॉन्ड करेंगी, दूसरी बात मैं आज आप सबको, क्योंकि मुझे पता था ये सब चीजें होंगी, मैं आज इन दस्तावेजों में ना सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की जो दिन सुनवाई चली और जो कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन थे, कितने दिन, मैं एक एक चीज निकाल के लाया हूं। थोड़ा सा राधिका जी रिस्पॉन्ड करेंगी, तब तक आप मुझे वो तारीख बता दीजिए जब सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई चुनाव आयोग के, उसके बाद मैं आपको तारीख बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को एसआईआर के मुद्दे पर कब कब क्या क्या आईना दिखाया। एक एक मैं दस्तावेज लेकर बैठा हूं। राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जी देखिए, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े अच्छे से एसआईआर के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन 2 वोटर आईडी वाले प्रशांत किशोर के बारे में आज राहुल गांधी ने मंच पे नहीं बोला। ये यहाँ पे गिनवा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की लताड़ पड़ गई। देखिए, झूठ बोलना, अपने नेता की बात को आगे ले जाना, लेकिन एक बार भी घुसपैठिए की वोट के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि वो उनका असली वोट बैंक है। तकलीफ इन लोगों को सारी इस बात की है कि हमारा असली वोट बैंक खिसक रहा है। लेकिन अशोक जी, एक जो बहुत मुद्दे की बात है, देखिए ना, राहुल गांधी ने वहां पे एसआईआर की बात नहीं करी, घुसपैठियों की बात नहीं करी, लेकिन वहां जाके उन्होंने छठ को ड्रामा जरूर कह दिया। बिहार की सरजमीन पर जाके छठी मैया की, जहां अभी 4 दिन से पूजा हो रही थी, जिस तरीके से वहां पे पूरे कितने दिन लोग भूखे प्यासे रह के छठी मैया की उपासना कर रहे थे, पूरा देश कर रहा था। इन्होंने हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री की बात गिनवा दी, जिन्होंने आज दिल्ली में ऐसा माहौल और इतनी सफाई कर दी कि लोग यहाँ पे छठ पूजा कर सके, जो देखने को नहीं मिल रहा था इनके साथ ही, इनकी ठगबंधन की वजह से। उनके वहां पे जाके राहुल गांधी ने एसआईआर पे चर्चा नहीं करी, फेक वोटर पे चर्चा नहीं करी, लेकिन छठी मैया को ड्रामा कहकर आना, इसके पाप की सजा एक एक वोट की चोट में आप देखिएगा 14 नवंबर को मिलेगी। मैं यहां पर ना मैं अनिंदे जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले क्योंकि छठी मैया की बात हो गई, तो इसलिए मैं एक मौका जरा सूर्य मैथिल जी को देना चाहता हूं। सूर्य मैथिल जी, उन्होंने जो भाई कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो जिक्र किया था, उन्होंने तो गंगा जो है यमुना साफ नहीं थी उस संदर्भ में, जो है जो दिल्ली में किया गया उसको ड्रामा कहा था, पर बीजेपी का कहना है कि छठी मैया को लेकर आप बिहार के हैं, आपको क्या लगता है कुछ ऐसा उन्होंने कहा कि जिसको लेकर बिहारियों को आपत्ति होनी चाहिए? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये आज जो जिस प्रकार का बयान राहुल गांधी जी ने दिया और जिस तरीके से दिया, वो ये बताता है कि उनकी कुंठा जो है कितनी, मैं ये कहूँ कि क्या अपनी लिमिट क्रॉस, उनकी भाषा में जिस प्रकार की भाषा उन्होंने जो गंगा मैया के लिए बोला, छठी मैया के लिए बोला, पूजा पाठ के लिए बोला, उन्होंने यमुना जी की सफाई के लिए बोला, और जिस प्रकार का उन्होंने टोन में बात की, जिस तरीके से बात की, वो बताता है कि उनके मन में छठी मैया, बिहार की संस्कृति और सम्मान के प्रति कोई भी सम्मान का भाव नहीं है। और जिस बिहार में वो वोट मांगने पहुंचे हैं, वहां पर जो हमारा पूर्वांचल समाज, जो हमारा बिहारी समाज उगते हुए सूर्य को भी जल देता है और अस्त होते हुए सूर्य को भी जल देता है, उस धार्मिक भावना का अपमान जो किया है, जैसा कि अभी शिवानी खेड़ा जी ने ही बताया कि जिस, हाँ, राधिका खेड़ा जी ने बताया कि अभी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं आपका रेखा गुप्ता जी, उन्होंने जिस प्रकार से दिल्ली के हर घाट के ऊपर पिछले 8 महीने से युद्ध स्तर पे सफाई कर आज हम पूर्वांचलियों को मौका दिया कि हम अपनी धार्मिक आस्था का प्रतीक छठ पर्व को पूरे सम्मान पवित्रता के संग मनाएं, ऐसी कोई काम ना तो कांग्रेस की सरकार में हुआ, ना कांग्रेस के गठबंधन केजरीवाल में हुआ। हम दिल्ली को अभी रख देते हैं, दिल्ली का संदर्भ आया वो ठीक है, क्योंकि राहुल गांधी जी का भी इशारा वहीं था। जल्दी से जो है पवन पटेल जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर उसके बाद अनिंदर जी के पास में जाऊंगा। देखिए, मुझे नहीं पता, ये तो बिहार की जनता तय करेगी भाई बिहार के छठी मैया का अपमान किया नहीं किया, उनका सम्मान ठीक से नहीं किया, ये तो बिहार की जनता को मैं छोड़ दूं, वो तय करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस में वैसे सम्मान तो खूब दिया जाता है, ये गलत कहना है कि भाई सम्मान। अब देखिए, बांग्लादेश के नेशनल एंथम को सम्मान दिया गया, इससे ज्यादा सम्मान क्या हो सकता है? कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद, कहीं बांग्लादेश के नेशनल एंथम को सम्मान, तो कांग्रेस तो सम्मान सबको देती है, सबको सम्मान देती है। नेशनल एंथम, बांग्लादेश के नेशनल एंथम को भी सम्मान दिया। लेकिन आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं अनिंदे जी के पास जाऊंगा। जी देखिए, किसको कहाँ पर रिस्पॉन्ड किया, किसको नहीं किया, किसको सम्मान दिया, वो सम्मान देने का पैरामीटर साफ है, मीडिया में है,
आप तय कर सकते हैं उस चीज को। हम तो सिर्फ उस बात को कर रहे हैं जो हमारे राहुल गांधी ने जो मुहिम उठाई है, जो एसआईआर की गड़बड़ी है उनकी बात कर रहा हूं मैं। और सुप्रीम कोर्ट के 50 पेपरों में निकला था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले तो चुनाव आयोग मना कर दिया था ना, इतना तो आप बताएंगे, पहले चुनाव आयोग ने मना कर दिया था कि मुझे कोट करिए, डेट बताइए, मैं दस्तावेज चाह रहा हूँ। क्या चुनाव आयोग ने पहले ये नहीं कहा था कि 65 लाख लोगों की सूची जारी करना जरूरी नहीं, ये नहीं बोला था क्या? ठीक है बोला था। उसके बाद जब बोला, जब चुनाव दो चीजें, हाँ मैं आप ही की बात मान लेता हूं, मैं आपको इसी दस्तावेज के आधार पर बता देता हूं। दो चीजें विपक्ष की जो है वो मानी गई, एक 65 लाख लोगों की जो लिस्ट है वो कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा जारी, और दूसरा आधार को भी वो किया जाए। दो चीजें, दोनों चीजें आप लोगों की मान ली गई ना। अब अगला जो एसआईआर होगा उसमें भी ये चीजें लागू होंगी, ये दो चीजें आपकी मानी गई सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका मतलब आपकी बात भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, चुनाव आयोग की बात भी चल रही है। तो अब तक सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रायल चला है वो बड़ा फेयर हुआ, आप इतना तो मानेंगे ना? नहीं, ट्रायल चला जो फेयर हो, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अगर चीजें यहाँ जो गड़बड़ियां थी उनको ठीक करके करे। ठीक तो हो गया ना सर, आप लोगों की अपील मान ली गई, आप लोगों की अपील मानी गई, आप लोगों की बात मानी गई, और चुनाव आयोग को आप लोगों के दबाव में 65 लाख लोगों की लिस्ट निकालनी पड़ी। तो मतलब इसको फेयर ट्रायल माने ना सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है एसआईआर पर। ये जो दबाव शब्द है ना, दिक्कत वहां पे है कि इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास इतने सारे फार्मूले हैं, इतने सारे पैरामीटर्स हैं, इसको छोड़ करके दूसरा निकाल देंगे। सर आपके पास वकीलों की कमी है। अभी तो मैंने आपको दिखाया, आप लोगों के धुरंधर वकील सब अडानी जी के यहाँ जो है, अंबानी जी की शादी में पूड़ी खाने, बड़े बड़े वकील हैं आपके। तो वकीलों की आपके पास कमी थोड़ी है, अगर बीजेपी के पास दबाव के बहुत सारे टैक्टिक्स हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आज इसीलिए, क्योंकि होता क्या है एसआईआर को लेकर बार बार जो है भ्रम फैलाया जाता है, मैं इसीलिए आज एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सारी जितनी प्रक्रिया चली है, 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, 7 जुलाई को इस पर जो है सुनवाई शुरू हुई, और उसके बाद से लेकर अब तक जो है सब चीजें हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि एसआईआर को लेकर के ये कहना कि ये प्रक्रिया में गलत है, वोट चोरी है, तो भाई आप लोग के पास धुरंधर वकील थे, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं साबित कर पाए? ये सवाल तो बार बार देश पूछेगा और अशोक श्रीवास्तव भी पूछेगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों के पास जिस चीज को लेकर एक भी सबूत होता है तो आप लोग जो है सरकार को भी बैकफुट पे ला सकते हैं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट से भी अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं आऊंगा, लेकिन हाँ मैं अनिंदर जी के पास जा रहा हूं, पर एक बात मुझे याद आई, आपने जो कहा ना पूड़ी वाली बात, कि मुझे कैसे पता चला। वैसे मैंने तो अंदाजे से कहा था, क्योंकि हर शादी में पूड़ी बनती है, लेकिन मुझे मालूम है आपके नेता जो है मटन, सावन में मटन बना के मटन खाना पसंद करते हैं, तो उनको तो शायद पूड़ी होगी, आलू की सब्जी होगी, तो इसलिए वो गए भी नहीं। उनको लगा शादी में मटन चिकन बिरयानी होता तो जाते, क्योंकि आपके नेता जो है सावन में मटन चिकन बनाते दिखते हैं, तो उनकी पसंद तो वही है। बहरहाल छोड़िए, चलिए, सबका अपना अपना पसंद है, कोई बात नहीं। मैं अनिंदर जी के पास आ रहा हूं। अनिंदर जी देखिए, मैं एक बात कहता हूं, देखिए विपक्ष की तरफ से ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, बहुत अच्छी बात है। भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था है, हम संविधान की बात करते हैं, हर एक के पास अधिकार है, जहां आपको लगे कुछ गलत हो रहा है, आप जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप अपनी बात रखिए, ये सब ठीक है। लेकिन सर ये क्या, एमएलए थ्रेटन्स टू सेट बीजेपी कैडर्स ऑन फायर, मतलब आप टीएमसी का विधायक कह रहा है कि भाई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दूंगा, एक फिरहाद हकीम कह रहा है कि मैं टांगे तोड़ दूंगा, तो ये तो असंवैधानिक है ना। आप कोर्ट में जाइए, साबित कीजिए, ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? देखिए अशोक जी, मैं एक बात कह रहा हूं, ये एसआईआर के लेके जो चल रहा है बंगाल में, ये तो पहली बार तो नहीं है। 2002 साल में भी बंगाल में एसआईआर हुआ था, तब तो 22 लाख लोगों का नाम कट गया था। तो क्या हुआ, एसआईआर हुआ था, बीएलओ जो ऑफिसर है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो घर घर जाके एसआईआर किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है? आज क्या है, आज आपको एक पर्ची दे जा रहा है, उसमें आप लिखो, फिर क्या है, आपको 11 और कोर्ट ने बोला कि नहीं 11 नहीं 12 आपका हमारा जो आधार कार्ड है उसको भी मानना देना पड़ेगा। तो 12 चीजों लेके ये प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए बंगाल में हम सुनते हैं कि घुसपैठिया होता है, भैया कितना घुसपैठिया है? बिहार में भी आप बोल रहे थे घुसपैठिया, अरे कितना घुसपैठिया है? लाखों घुसपैठिया घुस रहा है, रोहिंग्या घुस रहा है। भैया बीएसएफ कौन बीएसएफ क्या कर रहा है? लाखों लोग कैसे भारत में आ जा रहा है घुसपैठिया बोल के?
देखिए वैसे बात नहीं है, घुसपैठे का बात नहीं है। बीजेपी क्या हालत ऐसे हो गया बंगाल में, लास्ट टाइम वो लोग असेंबली में आउट ऑफ 294 77 मिला है। फिर उसके बाद वो जो उन लोगों का जो एमएलए है वो खुशी खुशी टीएमसी में आ गया। फिर उनसे पूछिए कि उसका एमएलए का कितना है, वो बोल नहीं पाएंगे। अब बीजेपी का हालत इस पे क्या हो गया, यहाँ का जो ऑपोजिशन लीडर है शुभेंदु अधिकारी, कुछ दिन पहले बोला पहले इधर सीए होगा उसके बाद एनआरसी होगा। भैया एनआरसी क्यों होगा? नहीं अनिंदर जी, हम लोग पूछे। ओके अनिंदर जी, मेरा सवाल देखिए अब भी वही है। आप कह रहे हैं कि आपको कुछ प्रक्रियाएं हैं जो इस बार है उससे आपको समस्या है। ठीक है, प्रक्रियाओं से समस्या आपको हो सकती है, तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, आप चुनाव आयोग में भी जा सकते हैं। अगर चुनाव आयोग आपको लगता है कि वो, सुनिए मेरी पूरी बात नहीं ना, अगर आपको लगता है चुनाव आयोग भी ठीक से काम नहीं कर रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये दोनों रास्ते तो खुले हैं ना आप लोगों के पास। फिर मैं कह रहा हूं कि ये जिंदा जला देने, टांग तोड़ने, पैर बांधकर फेंक देंगे, ये सब कौन सी भाषा है? और ये क्या ये ऐसे डेमोक्रेसी चलती है क्या? नहीं, एकदम नहीं है। एक टीएमसी वालों ने ये बात करते हैं, आपको ये सुनाई देता है सर, और बीजेपी वाले चुपचाप बैठे हैं। सर नहीं, ऐसे तो बात नहीं है सर। ऐसे बात नहीं सर, एक मिनट। हाँ, बीजेपी का आप बीजेपी के बयान बताइए, राधिका जी रिस्पॉन्ड करेंगी। मैं आपसे टीएम से, देखिए बीजेपी ने या किसी ने भी एसआईआर को लेकर इस तरह के बयान, बिहार में भी इस तरह के बयान नहीं दिए गए। बिहार में भी एसआईआर को लेकर के जिंदा जला देंगे, टांग तोड़ देंगे, ये बयान नहीं दिए गए। ठीक है, विरोध किया गया, कोर्ट में गए, ठीक है, वो सबका संवैधानिक अधिकार है। मेरा विरोध इन बयानों पर है भाई। देखिए एक बात कह रहा हूं, बीजेपी लोग इधर जो कर रहे हैं ना, आज एक प्रदीप कौर बोल के एक बंदा सुसाइड कर लिया। क्यों पता है? सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है एसआईआर के डर के मारे सुसाइड कर लिया। उनको पता होगा कि एनआरसी होगा। भैया सुसाइड कर लिया, उसका वो बयान लिख के रखा है, आप हंस रहे हैं। नहीं, मैं इस बात पे हंस रहा हूं जो आप कह रहे हैं। राधिका जी रिस्पॉन्ड करेंगी, मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है, एक मिनट, मुझे ये लग रहा है इस देश में क्या कोई एसआईआर हो रहा है इसलिए कोई आत्महत्या कर सकता है? एसआईआर हो रहा है, आपसे कागज ही तो मांगे जाएंगे ना। मुझे कागज दिखाने से इतना डर लगे कि मैं सुसाइड कर लूंगा? मुझे लगता है इस देश में इस तरह का कौन माहौल बना रहा है कि मेरे से अगर कोई जो है सड़क पे खड़ा होकर मेरे से कहेगा मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरे से कहेगा अपना लाइसेंस दिखाओ, तो मैं सुसाइड कर लूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे से लाइसेंस मांगा जा रहा है। ये कौन सी सोच है? और सवाल ये है एसआईआर से, या मैं कहता हूं दूसरी तरफ, मैं ये भी कहता हूं एनआरसी, आखिर किसको क्यों डर लगना चाहिए? लेकिन आपने कहा राधिका जी रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं आता हूं। राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ अशोक जी कि ये जानते हैं कि पिछली बार एसआईआर कब हुआ था? इससे पहले आखिरी बार कब हुआ था? कौन से साल में? 2002। किसकी सरकार थी? Who was the Prime Minister in 2002? बीजेपी सरकार थी। After that, उसके बाद 10 साल यूपीए की सरकार रही, राहुल गांधी की सरकार रही। राहुल गांधी ने एसआईआर नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? कराना चाहिए था। और आप जो ये बार बार बोल रहे हैं ना कि ये कहां से आ रहे घुसपैठिए, 55 इयर्स इस देश में कांग्रेस की सरकारें रही हैं जिसके कोर वोटर ये घुसपैठिया है। और उस 55 इयर्स में से कई साल आपकी ममता दीदी भी कांग्रेस में रही हैं, महामंत्री थी भारतीय युवा कांग्रेस की। तो 3 इलेक्शन कमिश्नर्स जिनको पद्म विभूषण मिला और गवर्नर बने, उनके जिस तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज थे, वो भी पूरी ट्रेनिंग लेकर आई है। और सब जानते हैं, आप अलायंस में भी उनके साथ हैं। तो ये कहना वो अभी नहीं है, घुसपैठिए बहुत समय से हैं। इसीलिए एसआईआर लास्ट भी तब हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और अब भी तब हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप लोग चाहते नहीं, और 10 साल जब आपकी सरकार थी यूपीए की, न जाने कितने और लोग आए थे। इसीलिए क्योंकि आप लोग एसआईआर कराना नहीं चाहते थे, क्योंकि आपका पूरा वोट बैंक सब कुछ इन नकली फर्जी वोटर्स पे है। इसीलिए तो तकलीफ हो रही है। और मैं नहीं चाहती, और ना मैं कभी भी ऐसा चाहूंगी कि किसी को अपनी जान देनी पड़े। लेकिन डर किस बात का है? जैसे अशोक जी ने कहा कि अगर आपसे कागज मांगे जा रहे हैं, आप इस देश के सिटीजन हैं, तो आप देंगे। कहीं पे भी कोई किस्सा नहीं। और आप लोगों ने तो सीधा सीधा धमकी दे दी कि आप यहाँ पे तबाही मचा देंगे, एसआईआर नहीं होने देंगे। आपके लीडर्स का ये ऑन रिकॉर्ड बयान है कि तहस नहस करके आगजनी कर देंगे। जबकि आपके इंडी गठबंधन के साथी, चाहे बिहार में कांग्रेस पार्टी हो या तेजस्वी हो,
एक डॉक्यूमेंट आप मुझे दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने शिकायत करी हो इलेक्शन कमीशन को कि ये नाम कटे हुए हैं और ये वापस नहीं जोड़े गए हैं और ये सही है, या एक भी डॉक्यूमेंट एक भी नहीं मिलेगा। आप लोग आके सिर्फ क्यों, जब आप लोगों का सारा काम आप लोग खराब कर देते। और अशोक जी हम कैसे भूल सकते हैं, झारखंड में जब इनके अलायंस का चुनाव हो रहा था तो इन्हीं के कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी महामंत्री जम्मू कश्मीर से आते हैं, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था, गुलाम मीर साहब ने, उन्होंने कहा था हर चाहे घुसपैठिया को हर एक को हम सिलेंडर देंगे, मुफ्त सिलेंडर देंगे, तो इसका मतलब ये उनका बयान था। लेकिन आनंदो जी देखिए ऐसा है कि देखिए इसमें दो पक्ष हैं। जो आपने घुसपैठियों की बात की ना, सारे के सारे घुसपैठी हैं ऐसा नहीं है। एसआईआर सिर्फ घुसपैठियों के लिए नहीं हो रही है। चुनाव आयोग की तरफ से अब तक जो है घुसपैठियों का शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं। ये बीजेपी कहती है घुसपैठी है, चुनाव आयोग कहता है वैलिड वोटर इनवैलिड वोटर, ठीक है, और वैलिड वोटर इनवैलिड वोटर हैं, और इसका मैं प्रमाण लेकर बैठा हूं। आप अपनी बात रखिए, मैं आपको बताऊंगा इनवैलिड वोटर कहां से, मैं आपको प्रमाण दिखाऊंगा। बोलिए। अच्छा राधिका जी साहब से एक चीज पूछना है, अच्छा सेंसस क्यों नहीं हुआ? ये भी कांग्रेस का प्रॉब्लम है, ये भी कांग्रेस के लिए नहीं हुआ। सेंसस तो 2019 सुनिए ना, पहले हमको बोलने दीजिए। 2019 में सेंसस होने वाला था, आज कितना साल हुआ? नहीं आनंदो जी आप बोलिए, लेकिन आप आनंदो जी आप बोलिए, लेकिन आप गलत। एक मिनट राधिका जी, एक मिनट। उन्होंने जवाब दिया, ये देश जानता है 2019 के बाद जब, अरे भैया जब कोरोना आया, कोरोना के बाद सब कुछ, कोरोना में क्या सेंसस हो सकता था? आप ये मानते हैं? अरे 2025 हो गया, अभी भी कोरोना। अरे तो हो रहा है ना, अगले साल है सेंसस, अगले साल है, अगले साल है सेंसस, अगले साल है। सुनिए एक मिनट, सुनिए, अच्छा सुनिए एक मिनट, सुनिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा सुनिए ना, राधिका जी ने एक चीज बोला, आपको अगर गूगल का काम कर देती हूँ, सुनिए ना, आप अगर बोलिए, राधिका जी ने बोला कि आपसे अगर पेपर मांगे तो आप क्यों नहीं देंगे? राधिका जी आपका जानकारी के लिए मैं एक चीज कह देता हूँ। शुभंकर सरकार, बंगाल का एक लड़का, उन्होंने आरटीआई किया था, प्रधानमंत्री जी इसका यहाँ का सिटीजन है कि नहीं, आरटीआई से रिप्लाई क्या आया पता है? ये कोई कागज नहीं दिखाएंगे, बाई बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप प्रधानमंत्री जी जब कागज दिखाने के लिए तैयार नहीं है, आप बोल रहे हैं कि हम लोग सभी को ओके राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए, हम थोड़ा विशांत लेंगे। राधिका जी रुकिए राधिका जी रिस्पॉन्ड। जी बोलिए। जब कोई इस देश का प्रधानमंत्री, मुझे नहीं पता आप कभी चुनाव लड़े हैं कि नहीं, और आपको कितनी समझ है कि कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होती है, और इस देश का सच में अशोक जी एक दुर्भाग्य है, और मैं चाहूंगी हमारी सरकार इसको ठीक करे। हाँ हम जानते हैं, क्योंकि जब इस देश का बंटवारा हुआ तो कई ऐसे लोग भी हैं जो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, लेकिन ये एक लौता देश ऐसा है, मुझे लगता है, आप अमेरिका को देख लीजिए, वहां पे एक नेचुरल बॉर्न सिटीजन इस देश के उस देश के प्रेसिडेंट की चेयर के लिए नहीं कंटेस्ट कर सकता। लेकिन हमारे देश में कांग्रेस ने एक इटालियन महिला को इस देश में लाकर अपना प्रधानमंत्री चेहरा बना दिया। इस देश का दुर्भाग्य है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी देश की सरकार इसको बदलेगी। नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ एक मिनट रुकिए, सुनिए एक मिनट रुकिए। सोनिया गांधी के शायद जिक्र कर रही हैं, वो सब जानते हैं, और सोनिया गांधी जब तक भारत की मतदाता सूची में नहीं आई थी तब तक भी उन्होंने वोट दिया। ये पब्लिक डोमेन में है। लेकिन मेरा विषय आज ये नहीं है, मैं विषय पर एक बार फिर आ रहा हूँ। सोनिया गांधी के ऊपर चर्चा नहीं है, लेकिन ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में। देखिए अगर बंगाल में एसआईआर हो रही है तो भाई ये मेरे पास रिपोर्ट है, बंगाल में 23 वर्षों में बदल गया मतदाता सूची का पूरा गणित। 23 सालों में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, एक रिपोर्ट। और दूसरी बात जानते हैं आप, ये खबर 18 अक्टूबर की है, ठीक है, 18 अक्टूबर की है। तब तक चुनाव आयोग ने एसआईआर का ऐलान नहीं किया था। लेकिन उसके पहले पश्चिम बंगाल में जो सीईओ कार्यालय है, मतदाता सूची से हटाए गए 100 से अधिक बांग्लादेशी नाम। ये 18 अक्टूबर की खबर है। उस वक्त सीईओ, एक मिनट सुनिए, उस वक्त सीईओ कौन थे?
किसके अंडर में काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पहले ही 100 बांग्लादेशी उनकी पकड़ में आए। इसका मतलब बांग्लादेशी हैं, तभी आप हटा रहे हैं। दूसरी चीज, दूसरी आपको खबर दिखाता हूं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में ऐसी 100 विधानसभा सीटें जो हैं उनकी पहचान की जहां फर्जी मतदान बड़ी संख्या में पाए गए। दूसरी तरफ एक और खबर दिखा देता हूं। अहेड ऑफ एसआईआर के होने से पहले, इसका नाम आने से पहले, बंगाल में 3 करोड़ 48 लाख मतदाता जुड़ गए। 3 करोड़ 48 लाख। तो सवाल यह है, जो मतदाता, एक मिनट आ रहा हूं पवन जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं, उम्मीद करूंगा बढ़िया से। एक मिनट, हाँ आनंदो जी दूंगा, आनंदो जी 1 मिनट। मैं 1 मिनट, हाँ बोलिए, अच्छा बोलिए, फिर मैं पवन जी के पास, बोलिए। देखिए, आप बंगाल का बात कर रहे हैं ना, त्रिपुरा बोल के एक राज्य है, त्रिपुरा में बीजेपी का है। और कुछ दिन पहले आपका पास में आकर, शायद आपका पास ये न्यूज नहीं है, कुछ दिन पहले त्रिपुरा से बांग्लादेशी घुसपैठे घुस कर आया और वहां कुछ कार्य कर रहा था, और बंगाल पुलिस वो वहां से बंगाल आ रहा था और दिल्ली में गया था। तो त्रिपुरा किसका अरे सर एक मिनट, सुनिए ना, अरे सुनिए एक मिनट, सुनिए नंबर 2 भाई, त्रिपुरा हो, एक मिनट, बांग्लादेश से आ रहे तो अरे भाई त्रिपुरा हो, सुनिए ना, त्रिपुरा हो, पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, इस देश में घुसपैठियों को कहीं रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और मैं बड़ा ठोक के, सुनिए एक मिनट, और मैं बड़ा ठोक के कह रहा हूं, सब सरकारें इसके लिए जिम्मेदार है। और मैं एक बात और कह रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं, गृह मंत्री अमित शाह का आज भी बयान है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है, इसके बाद केंद्र सरकार बड़ी तादाद में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अगर नहीं कार्रवाई होगी तो राधिका जी होंगी, हम राधिका जी से सवाल करेंगे। लेकिन पवन पटेल जी, एक मिनट, राधिका जी आ रहा हूं, पवन पटेल जी, पश्चिम बंगाल में एसआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आपका क्या मत है? मैंने तो पहले कहा कि एसआईआर जिस इंटेंशन को, जिस डेफिनेशन को, जिस परिभाषा को, डेफिनेशन सर, मैंने सीधा सवाल पूछा, मैं आपसे सीधा सवाल, बड़े सुनिए ना, मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, एसआईआर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? वहां पे मतदाता, वहां पर जो मतदाता सूची है, एक मिनट, वहां जो मतदाता सूची है उसमें गड़बड़ है कि नहीं है पश्चिम बंगाल में, हाँ या ना? ये हाँ ना में क्यों जवाब दूं? मैं बोल रहा हूं कि किसी चीज, अरे सीधा से पूछ रहा हूं, अगर गड़बड़ी है वहां पे, अरे इसका जवाब कैसे, आप इसका जवाब 2 लाइनों में, मैंने कहा बंगाल में मतदाता सूची में गड़बड़ है कि नहीं है, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं आप नहीं बता सकते ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पवन पटेल जी 1 मिनट रुकिए, आनंद जी रुकिए, बहुत अच्छी, आ रहा हूं सूर्य मैथिल जी, 1 मिनट, बड़ी अच्छी बात है, आप नहीं बता सकते। अरे कम से कम अपने नेताओं को तो सुनिए ना पवन पटेल जी, आप नहीं बता सकते, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को तो सुन लिया करिए, कम से कम उनको तो ठीक से फॉलो कर लिया करिए। अधीर रंजन चौधरी, सुनिए 1 मिनट, आप तो अपने नेताओं को भी ये नहीं मानने, अब क्या मैं कहूं, अपने नेताओं का बयान नहीं मानेंगे कांग्रेस के लोग यहां पर। ये पवन पटेल, ये जो है, ये कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं फर्जी वोट बनाने में माहिर है ममता सरकार, ये कोई बीजेपी नहीं कह रहा, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता, लोकसभा में उपनेता रह चुके, वो कह रहे हैं फर्जी वोट बनाने में माहिर है ममता सरकार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बड़ा बयान, कह रहे हैं कि राज्य में लाखों की संख्या में फर्जी वोटर ममता बनर्जी ने बनवाए हैं। अब उसके बाद भी आप लोग कह रहे हैं हम क्यों कहें, मतलब आप लोगों को इतना डर किस बात का है भाई, इतना डर किस बात का है? अभी आपने इसके पहले जो थोड़ा सा आपका एक बड़ा अच्छा अदा लगी मुझे, जो बिना विषय से विषय में होते हुए बिना विषय में गए आप, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी अदा, मुझे बड़ा सीखने को मिलता है। इसी तरह का बयान जो है नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला था कि 27,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला। अरे सर, तो नरेंद्र मोदी अभी भी अपने बयान पे कायम है, बीजेपी अभी भी कह रही है घुसपैठियों को निकालेगी। मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, अरे भैया पवन पटेल जी, मैंने बड़ा सिंपल सीधा सवाल पूछा था। आपके पार्टी के तमाम नेता, आपकी पार्टी के तमाम नेता मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में, फिर से कह रहा हूं, आपकी पार्टी के तमाम नेता मानते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लाखों फर्जी वोट बनवा रखे हैं। अब सवाल यह है कि आप लोगों को क्यों डर लगता है एसआईआर से बंगाल में? आप लोगों को क्यों डर लगता है भाई, अगर आपके नेता कह रहे हैं? बोलिए सूर्य मैथिल जी, बोलिए। अब मैथिल जी की बारी है, फिर मैं आऊंगा। देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरी बारी आएगी अभी, आपने इनसे सीधा प्रश्न पूछा कि आप मुझे बताइए पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में आपको ऐसा लगता है कि वहां पे घुसपैठिए हैं कि नहीं? तो ये कहते हैं मुझे ऐसा कैसे पता चलेगा। लेकिन मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, श्री प्रकाश जायसवाल
आप ही की सरकार में मंत्री थे, उन्होंने संसद के पटल पे ये कहा था कि इस देश के अंदर 1,20,00,000 2 करोड़ सर, शायद 2 करोड़, हाँ 2 करोड़ के 1,20,53,950 जो है वो घुसपैठिए हैं। और साथ में और ये था कि बंगाल के अंदर भी 53 लाख के आसपास में घुसपैठिए हैं। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि उस समय में यदि कांग्रेस की सरकार के मंत्री को पता था कि इस प्रकार के घुसपैठिए हैं जिनकी संख्या अब लगातार बढ़ती चली जा रही है, एक और आंकड़ा आया था 2-2.25 करोड़ के आसपास का, तो यहां बैठकर कांग्रेस के नेता, उनको तो नहीं समझ में आ रहा ना उनको पता चल रहा कि यहां घुसपैठिए है कि नहीं है, लेकिन इनके मंत्री को पता था। इसको कहते हैं नया नया मुल्ला जो है वो अल्लाह अल्लाह ज्यादा पुकारता है, वो स्थिति इनकी है। ये ज्यादा प्याज खाएंगे, ये यहां बहुत ही शरीफ बन के दिखाएंगे, इनकी औकात और हैसियत नहीं है। ये शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि बंगाल के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या खुल के होती है, बलात्कार होते हैं। भाजपा के तो कार्यकर्ताओं को छोड़ ही दीजिए, लेकिन इनकी छाती में इतने बाल नहीं कि एक वहां पे ममता सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बोल दें। इनके नेता निरंजन चौधरी के बयान लगातार आते हैं, लेकिन उनको भी इनका आलाकमान डांट डपक के चुप कर देता है। चुप हो जाओ तुम, वहां ममता दीदी के सामने मत बोलो। क्यों? क्योंकि ये उनकी बैसाखियों पे वहां चलना चाहते हैं। ये केंद्र के अंदर उनकी बैसाखियों पे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। शर्मानी चाहिए आपको, शर्मानी चाहिए आपको अपने कार्यकर्ताओं की लाशों पे। पवन पटेल एक मिनट, पवन पटेल एक मिनट रुकिए। मैं तो सुनिए पवन पटेल एक मिनट रुकिए, मुझे ब्रेक लेना है। सुनिए पवन पटेल सुनिए, अभी इन्होंने अभी मुझे एक ब्रेक लेना है। ओके हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, इतना गुस्सा नहीं, थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए पवन पटेल जी, थोड़ा पानी पी लीजिए। ब्रेक के बाद आ रहा हूं, फिर आपको गरमाने का मौका दूंगा। अपना इंजन स्टार्ट रखिए, अरे इंजन स्टार्ट रखिए, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। लेकिन मैं छोटी सी, अरे इंजन स्टार्ट रखिए, आ रहा हूं ब्रेक के बाद, इंजन स्टार्ट रखिए, गर गर गर, थोड़ा स्टार्ट रखिए, भी आऊंगा। लेकिन मैं ब्रेक पर जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। ये आप जो सूर्य मैथिल जी ने कहा, बंगाल के अंदर कांग्रेस को सोचना चाहिए। बंगाल के अंदर जब लेफ्ट की सरकार थी ना, लेफ्ट के गुंडों ने बंगाल के एक कांग्रेस कार्यकर्ता, उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करी, यहां तक तो अलग बात होता है। कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या करी और उस कांग्रेस कार्यकर्ता के जो खून था, उसके खून में चावल सान करके उस कांग्रेस कार्यकर्ता की मां को जबरन बेटे के खून से चने जो है चावल खिलाए थे। उसके बावजूद आज जो है लेफ्ट के पीछे कांग्रेस खड़ी है, आज लेफ्ट का हाथ थाम कर खड़ी है। मुझे पता नहीं वो जो बेटा आज इस दुनिया में नहीं है, वो जो मां जिसने अपने बेटे के खून से सने चावल खाए थे, आज वो कांग्रेस को, अगर वो जिंदा है तो उसके मन में कांग्रेस को लेकर आज क्या भाव होगा, ये कांग्रेस तय करे। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध, अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
चलिए दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज बंगाल से बिहार, एसआईआर पर फिर क्यों टकरार। एसआईआर जो है अब बिहार में तो हो चुकी, बिहार में अब ये मुद्दा भी नहीं रहा। राहुल गांधी खुद आज गए 58 दिन के बाद, 2 मिनट भी एसआईआर और वोट चोरी पर नहीं बोले, क्योंकि अब ये मुद्दा नहीं है। और इसीलिए अब जो है शिफ्ट हो गया पश्चिम बंगाल, जहां पर जिंदा जलाने और टांग काट देने जैसे जो है बड़े बड़े बातें कही जा रही हैं टीएमसी के नेताओं के द्वारा एसआईआर के विरोध में। आखिर एसआईआर से इतना डर क्यों लगता है भाई? क्यों उनको लगता है एसआईआर की प्रक्रिया होगी तो उनकी जो है जीत की संभावनाएं कम हो जाएगी? इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। राधिका खेड़ा बीजेपी से मेरे साथ जुड़ी हैं, पवन पटेल जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अनिंदर सिन्हा रॉय हैं टीएमसी से, और सूर्य मैथिल है मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राधिका जी, सवाल एक बड़ा मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि आरोप जो है वो ये है कि भाई जो एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरह से हो रही है उसमें बीजेपी जो है अपना मनमाने तरीके से कर रही है, और उसमें जो है इन पार्टियों को हराने के लिए जो है और वोट चोरी करने के लिए पूरा का पूरा ये फॉर्मूला चल रहा है। अशोक जी, बिहार का एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि वहां पे एसआईआर प्रक्रिया हो चुकी है। सबके पास अपने बूथ लेवल ऑफिसर्स थे। देखिए, अब सबसे ज्यादा तकलीफ उस पार्टी को होगी जिनके पास बूथ कार्यकर्ता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस के पास चुनाव जब आता है, मैं खुद चुनाव लड़ी हुई हूँ कांग्रेस का और कई चुनाव देखे हुए हैं, तो कांग्रेस के पास अपनी टेबल पे चुनाव के समय पे बिठाने के लिए लोग नहीं होते। 80% टेबल उनकी खाली जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा तकलीफ उनको हो रही है। लेकिन रजत के पास काफी सारे बूथ वर्कर्स थे और उनके बीएलएस ने, जैसे मैंने गिनवाया, चाहे कांग्रेस हो, करीबन 70-80 हजार इनके मिलके बीएलएस थे। किसी एक ने भी एक भी लिखित में शिकायत नहीं दी कि इलेक्शन कमीशन में कि ये नाम कटे हैं या ये नहीं कटे हैं या इन पे कोई तकलीफ है। और अलग अलग चैनल्स के अलग अलग पत्रकार सब पूरा बिहार घूमे। कई केसेस आए जिसमें, हाँ देखिए, ह्यूमन एरर होते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, पहली बार हो रही है। तो कई लोग आए ऐसे सामने कि जिनका नाम कटा था, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अगर हमारा नाम कटा, हमने जाके आवेदन दिया और वो करेक्ट कर दिया गया, जो त्रुटियां आई थी उनको ठीक कर दिया गया। अब अगर इतनी गड़बड़ियां थी तो तेजस्वी यादव जैसे कह रहे थे कि मैं चुनाव बॉयकआउट कर रहा हूं, तो कर देते ना। आपको याद होगा उनका बयान था कि एसआईआर हो रहा है, मैं चुनाव बॉयकआउट कर दूंगा। तो अब क्यों चेहरा बन के मुख्यमंत्री के लिए आगे आ गए? करते ना बॉयकॉट। या तो आप लड़ाई जब लड़ रहे हैं तो उसको अगर आप नहीं मान रहे तो आप जाइए कोर्ट में, लड़ाई लड़िए और कहिए कि हम इसमें प्रक्रिया में विश्वास नहीं रखते, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम नहीं विश्वास रखते। आपको चुनाव भी लड़ना है, आपको मुख्यमंत्री चेहरा भी बनना है, आपको बातें भी बोलनी है, कुछ भी बोल के आपने निकल जाना है। ऐसे तो नहीं होता ना। आपको अपनी एक बात पे टिकना चाहिए। अगर राहुल गांधी को लगता है कि वोट चोरी हुई है, तो जब वो अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो उस सीट के बारे में भी बात करते। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और ये कहा गया कि कांग्रेस की उस सीट पे, मैं नाम भूल रही हूँ, कर्नाटक की सीट थी, जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आखिरी, उसी के एक दिन पहले कोर्ट का ऑर्डर आया था कि कांग्रेस की एक सीट कर्नाटक में उसका चुनाव रद्द कर दिया गया वोट चोरी की वजह से। उसका जिक्र नहीं करा राहुल गांधी ने। और साथ ही साथ आपने और हमने इतनी डिबेट करी, उसके बाद से अभी तक हाइड्रोजन बॉम्ब कहाँ है पता नहीं लगता। हाइड्रोजन वो मेरी भी बड़ी दिलचस्पी है, पानी हो गया है, वो मेरी भी बड़ी दिलचस्पी है। पवन पटेल जी, वो उसके पुर्जे मिल नहीं रहे क्या? नहीं, पुर्जे नहीं आएगा। आप देखिए, जैसे राधिका जी बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव चुनाव क्यों लड़ रहा है, इनका डर अपने आप झलक रहा है। हाइड्रोजन बम भी आएगा और बड़ी ताकत के साथ आएगा, वो देखिएगा अच्छे समय में आ जाएगा, सही समय है। खुद बोले थे वो कि मैं चुनाव में बॉयकॉट कर रहा हूँ। नहीं तो तेजस्वी जी ने कहा था ना कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसका सुनिए ना, नहीं ठीक है, वो तेजस्वी जी को चुनाव लड़ना चाहिए। सुनिए, ये हर एक का अधिकार है। मोदी जी नहीं दिखाएंगे। सुनिए ना, मुद्दा क्या है, एक मिनट, मुद्दा ये है, एक मिनट रुकिए भाई, ऐसे मछली बाजार नहीं, रुकिए। देखिए मुद्दा क्या है ना, आवाज रुकिए भाई, लगातार नहीं, आवाज बंद करिए, लगातार नहीं। देखिए मुद्दा क्या है ना, तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी बात है कि तेजस्वी यादव का ये बयान था कि हम लोग चुनाव का बॉयकॉट कर देंगे। अगर उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया, चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल डेमोक्रेसी में जिसको यकीन है उसको चुनाव लड़ना चाहिए। इसका मतलब है कि एसआईआर की प्रक्रिया से तेजस्वी यादव को कोई तकलीफ नहीं है। और मैं फिर से बता दूं, तेजस्वी यादव ने इतनी सभाएं की हैं, कहीं पर उन्होंने वोट चोरी नहीं कहा, कहीं उन्होंने नहीं कहा कि वो, अलग बात है कि चुनाव हारने के बाद जो है कह देंगे वोट चोरी है, वो तो एक परंपरा है कि हारने के बाद जब चुनाव हार जाओ तो कह दो कि जो वो वोटर लिस्ट गड़बड़ थी, चुनाव आयोग ने ईवीएम हैक होती थी, ये सब चीजें हैं। लेकिन ये बात तय है कि भाई तेजस्वी यादव मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं, आप दोनों से मेरा बहुत संक्षेप में सवाल है,
मैं फिर से आपसे कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यह देश को पता होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, कोर्ट में दो चीजें आपकी मानी गई विपक्ष की एसआईआर को लेकर, लेकिन कोर्ट ने स्टे लगाने से साफ मना कर दिया। और जानते हैं कोर्ट के शब्द क्या थे, अदालत के शब्द थे कि एसआईआर करवाना संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं राहुल गांधी जी, संविधान के 324वां अनुच्छेद है, वो संविधान चुनाव आयोग को एसआईआर करवाने का एक अधिकार देता है, विशेषाधिकार देता है। और जितनी बार आप लोग कोर्ट में गए, करीब मेरे ख्याल से 10 से 12 सुनवाई हो चुकी हैं, कोर्ट ने हर बार यह कहा कि एक प्रमाण लाइए, हम हस्तक्षेप करेंगे। और राधिका जी ने ठीक कहा, 64,000 बीएलओ हैं विपक्ष के बिहार में, 64,000 बीएलओ मिलकर के 64 केस नहीं ला पाए, नॉट 64। अगर 64 केस भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ले आते, अगर गड़बड़ी थी तो सुप्रीम कोर्ट का यह वादा था कि हम इसमें हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन 64,000 बीएलओ 64 केस नहीं ला पाए। फिर आप लोग नैरेटिव चलाते हैं, पवन पटेल उसके बाद अनिंदो सिन्हा, जल्दी समय कम है। कि अगर गड़बड़ी नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने 45 दिन के पहले वीडियोग्राफी क्यों डिलीट कर दिया? चुनाव आयोग वीडियोग्राफी पे आ गए, अगर गड़बड़ी नहीं अब वीडियोग्राफी पे चले गए, एसआईआर को अब आप एसआईआर से वीडियोग्राफी पे चले गए। फिर आप सुनिए आप, अरे पवन पटेल जी सुनिए ना, आप लोग एसआईआर से वीडियोग्राफी पे जाते हो, ईवीएम पे क्यों नहीं आते हो? अरे ईवीएम कहां चला गया? वो जो हैक होने वाला ईवीएम था, वो जो हैक होने वाला ईवीएम था, वो कहां चला गया? वो कहां चला गया हैक होने वाला ईवीएम? पवन पटेल, हैक होने वाला ईवीएम कहां चला गया भाई? है अब चले जाएंगे डिलीट की, वो लिस्ट डिलीट कर दी। अरे एक चीज तो कोर्ट में प्रूव कर दीजिए ताकि कहीं तो लगे कि कांग्रेस पार्टी में दमदार वकील हैं। इतने वकीलों को आप राज्यसभा भेजते हैं, एक वकील आपका काम नहीं करता, एक वकील राहुल गांधी को लताड़ पड़वा देते हो कि ये कोई भारत का नागरिक कह नहीं सकता। इतने वकीलों को आप राज्यसभा भेज के हासिल क्या करते हो? फिर उससे बढ़िया कि किसी और को भेज दीजिए, किसी अच्छे वकील को भेज दीजिए। चलिए अनिंदो सिन्हा रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए मैं कह देता हूं, एसआईआर से लेके टीएमसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन न्यूट्रली एसआईआर करेंगे तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर वो तय कैसे होगा? नंबर 1 वो तय कैसे होगा? इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल है, ये तो मैं कह रहा हूं। वो ममता बनर्जी जी के घर पे खाना खाने जाएंगे तब भात खाने जाएंगे तब माना जाएगा। सुन लीजिए, एक भी जेन्युइन वोटर का नाम अगर कर दिया तो हम लोग आंदोलन करेंगे। जेन्युइन वोटर का नाम, ठीक है अनिंदो जी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बात बड़ी सही है। नंबर टू सुनिए, एक मिनट मेरी छोटी सी टिप्पणी, फिर आप नंबर 2 पे आइए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक भी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह बात कही, और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात पवन पटेल नहीं बता पाए ना, वो मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के कारण ही चुनाव आयोग ने यह कहा कि जब तक नॉमिनेशन चल रहा है तब तक एक भी जेन्युइन वोटर जिसका नाम नहीं होगा, हम उसके लिए तैयार रहेंगे उसको जोड़ने के लिए। लेकिन जानते हुआ क्या नतीजा? फिर से कह रहा हूं, 64,000 बीएलओ मिलकर 64 नाम नहीं ढूंढ पाए। अरे पता नहीं क्या, मतलब किस तरह के किस का गोरख धंधे में लगे रहते हैं। बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए अफीक जी, मैं बंगाल का बात कर रहा हूं। अगर एसआईआर नहीं हुआ तो आज का डेट में लिख लीजिए, एसआईआर नहीं हुआ तो टीएमसी 250+। चलिए ठीक है, वो अरे अनिंदो जी वो बात हम फिर सुनिए ना, लास्ट एक चीज आपने बोला ना, जे अंबानी जी के शादी घर में ममता बनर्जी जी पहुंच गया। जरूर सुनिए ना, तो आपको सुनने में लगा ना, पूरी खाने गया था ममता बनर्जी जी एकदम अंबानी के घर में पूरी खाने गया था। और प्रधानमंत्री जी किसान के शादी घर में पूरी खाने गया था। अरे प्रधानमंत्री जी तो जाते ही हैं, प्रधानमंत्री जी तो जाते ही हैं, लेकिन ममता जी कैसे मुस्कुराते हुए, देखिए कैसे मुस्कुराते हुए जा रही थी। सूर्यवंशी जल्दी से ममता जी देखिए कितना मुस्कुरा रही हैं। कितनी सारी फोटोज दिखा दी विपक्ष के नेताओं की मुस्कुराते हुए अंबानी जी की शादी में जाने की, और ये लगातार पूछ रहे थे नहीं पूड़ी का साइज आपको कैसे पता? मैं आपको बताऊं अशोक जी, ये पूड़ी खाने की खुशी नहीं थी, ये करोड़ रुपए वाली जो घड़ी मिली है ना गिफ्ट में, ये उसकी खुशी थी इन लोगों को। अच्छा। कि चलो वो पूरा जाना पड़ा लेके परिवार ले लेके जो पहुंचे थे ना, कारण यही था वो 6-6, 7-7, 8-8
करोड़ रुपए का मतलब घड़ियां आप कह रहे हो यहाँ पर 12 घड़ियां मिली होंगी, 12-14 घड़ियां, 15 घड़ियां मिली होंगी साहब, ये 15 घड़ियां करोड़। चलिए राधिका जी आखिरी कमेंट 30 सेकंड सिर्फ, राधिका जी 30 सेकंड आखिरी बात हो कमेंट। रही थी, मैं क्लियर कर दूं, इन्होंने वो पुरानी बात कैमरा को लेकर आए। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, हमारी इलेक्शन प्रोसेस में ये कोई मैंडेट नहीं है कि रिकॉर्डिंग जरूरी है, फिर भी इलेक्शन कमीशन ये करता था अपनी इंटरनल कार्रवाई के लिए, ये कहीं पे भी इलेक्शन प्रोसेस में मैंडेटेड नहीं है। दूसरी बात 45 डेज के रहेगी, आपके पास 45 डेज का समय है, और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए कहा जाता है कि उसके भीतर आप कंप्लेन कर सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन पिछले साल दिसंबर में जारी किया गया, हर अखबार में आया, हर अखबार खास करके द हिंदू में आया, जो सोनिया जी और राहुल जी पढ़ते हैं। आपके पास मौका था, आप कोर्ट जा सकते थे, उसके ऊपर चर्चा कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं करी। 4 महीने बाद जाते हैं और अब इनके प्रवक्ता आते यहाँ पे बोलते हैं। ओके, चलिए बहरहाल समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। देखिए एसआईआर तो होगा, क्योंकि मतदाता सूची को शुद्धिकरण जरूरी है। बिहार में हुआ, अब देश भर में होगा। जिसको मिर्ची लगती है वो कोर्ट चला जाए, और कोर्ट से भी अगर आपको नहीं मिलती है कोई जो है राहत, तो फिर आपकी इच्छा है, आप रोते रहें, गाते रहें, पर मतदाता शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। इसलिए इस पर ये टकरार जो है ये बेवजह नैरेटिव बनाने की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। आपसे 2 टूक में कल मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।